पर सीटों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, जहां पर पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों का नाम ऐलान कर दिया। संजय निरुपम नाराज हैं। अनामिका जी, आपको राम राम, सभी को पैनलिस्ट को राम राम, दर्शकों को भी राम राम। ममता जी के बारे में तो सभी को पता था कि मतलब ही ममता है। वो तब तक इंडिया अलायंस के अंदर थी जब तक उनका खुद का स्वार्थ उसमें साध्य हो रहा था। जैसे उनको लगा कि उनका स्वार्थ साध्य नहीं हो रहा है, उन्होंने अपने आप के रास्ता पकड़ लिया, कांग्रेस और राहुल जी को छोड़ दिया। दूसरा देखिए, ममता जी के राज में माँ और बहन दोनों भी असुरक्षित है। जो कांड हुआ है संदेश खाली में, ऐसा कांड हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ आज तक, तो मैंने सुना नहीं। इतना बुरा बर्बर था कि पार्टी के ऑफिस में, टीएमसी के ऑफिस में बुला के महिलाओं का अपमान, उनका यौन शोषण किया गया और ममता जी चूत तक नहीं बोली। जो ममता जी कल तक बंगाल अस्मिता के बारे में बात करी थी, वो वहां पे कैंडिडेट किसको बनाती है? शत्रुघ्न सिन्हा जी को बनाती है। वो कैंडिडेट किसको बनाती है? कीर्ति आजाद जी को बनाती है, जिनको बंगाली बोलने तक नहीं आती है, और वो बात करती है बांग्ला अस्मिता की। तीसरी बात जो है, पूरे बंगाल में क्या है, तो माफिया का राज है, डॉन है, कट राज है। आज आप कहीं पे भी चले जाइए, बंगाल के अंदर फिरौती दिए बिना कोई काम होता नहीं है वहां पे। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बंगाल में ना तो नियम है, ना नीति है, ना कहीं पे न्याय है, वहां पे केवल जो है वो है जो शाहजहां जैसे लोग हैं, जो बहनों के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। वहां पर वो एक ही नहीं चली गई है। मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ना वहां पे मुझे लगता है कि टीएमसी इस पर बुरी तरह से हारेगी, और जो अच्छी लोग हैं वहां के एनडीए में जो कैंडिडेट्स आएंगे वो वहां पे जीतेंगे। तो इसलिए सामान्य आदमी को, जो वहां का जो आम नागरिक है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि ममता जी ने अकेला रास्ता पकड़ा, लेकिन साथ में जो है उनको एक सलाह भी देना चाहिए कि उन्होंने बहनों की चित्कार पुकार सुननी चाहिए। जो संदेश खाली में हुआ वो बड़ा शर्मनाक है, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया उन्होंने देनी चाहिए। ठीक है, तौसीफ साहब, टीएमसी पे ही सवाल उठा। मैं हैदर साहब के पास जाती, लेकिन आपसे कह रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जब ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए? पहले कह रही थी 2 सीटें देंगे, वो भी नहीं दी हैं। कोई डर था क्या कि कहीं वोट बैंक ना कट जाए, वोट ना छिटक जाए, इस वजह से सभी सीटों पर खुद ही ऐलान कर दिया? कोई गठबंधन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी कह रहे हैं इंडी का पार्ट है। तौसीफ जी, देखिए, बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर के अग्रीमेंट नहीं हो पाया जी। बंगाल में ये बात तो आज से नहीं, बल्कि लगभग 1-1.5 महीना पहले इस बात का ऐलान हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को 2 सीट ऑफर किया गया था, जहां से वो 2 सिटिंग एमपी हैं, मुर्शिदाबाद और मालदा से। लेकिन कांग्रेस पार्टी और ज्यादा सीट चाहती थी, जिसको लेकर के सीट शेयरिंग का मामला जो है वो वैसा ही रह गया, और अल्टीमेटली ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो एकला जाएंगी। एकला चलो रे का नारा उन्होंने दे दिया था कि बंगाल में सारे 42 सीटों पे वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो इसमें कोई ये नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था 2019 में। नहीं तो सर, 2019 में ऐसी कोई बैठकें भी नहीं हुई थी ना, ताकत दिखाने की कोशिशें भी नहीं हुई थी, ना ही कहा गया था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तब ऐसी कोई ऐलान भी नहीं किया गया था ना सर। अभी तो मीटिंगें हुई, बातचीत हुई, उसके बाद भी सहमति नहीं बन पाई। खड़गे जी का तो ये तो प्रधानमंत्री बना रहे थे। तौसीफ साहब जी हाँ, अभी तो मीटिंग हुई थी और ममता बनर्जी ने इसमें अगुवाई की थी। इंडी अलायंस का नाम भी ममता बनर्जी के प्रपोजल में रहा था। उन्होंने कहा था कि फाइट जो है 1:1 होना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी का एक कैंडिडेट रहे और अलायंस का एक कैंडिडेट रहे, और यही वजह है कि 1:1 के फॉर्मूला को ममता बनर्जी ने जोर डाला था। और जिस जगह पे कांग्रेस पार्टी के अगर या अलायंस पार्टी के अगर कहीं पे प्रत्याशी जीतने की अगर संभावना है, वहां पे तृणमूल सपोर्ट करेंगे। इस तरह का बातें ममता बनर्जी ने किया था। लेकिन कांग्रेस के लिए ये शायद उनके स्टेट पॉलिटिक्स के वजह से उन्होंने, क्योंकि आपने सुना होगा कि सेंटर के हाईकमांड का जो रवैया रहा है, वो उन्होंने बोला था कि हम अलायंस करेंगे, लेकिन स्टेट में अपनी पॉलिटिक्स की वजह से वो सहमति नहीं। वरुण जी से जवाब लूंगी मैं, यानी कि अभी वरुण जी आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी इस पर, लेकिन पहले डीजीपी साहब के पास जाऊंगी। विनीत जी आ रही हूँ, पहले डीजीपी साहब के पास जाऊंगी। सर, उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते रहे हैं कि माफिया, बदमाशों पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है, वो हमेशा कायम रहेगी। आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर अभी कैसे देखते हैं? क्योंकि आज आजमगढ़, जहां पहले जिस पूर्वांचल को पहले माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, आज खुद प्रधानमंत्री वहां पर थे और बता रहे हैं कि कैसे विकास हो रहा है पूर्वांचल का, आजमगढ़ का। देखिए, मैं अभी तो उत्तराखंड के डीजीपी से रिटायर हुआ। मैं उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में भी नौकरी कर चुका हूँ। मैंने प्रयागराज से शुरू की थी और आखिरी पोस्टिंग मेरी एसएसपी मथुरा थी। तो
मेरे विचार से यूपी में कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, चाहे वो अपराध हो, अपराधियों का सफाया हो, या फिर कानून व्यवस्था कायम करना हो। देखिए, दंगों में बहुत कमी आई है और एक प्रकार से ओवरऑल कानून का राज स्थापित हुआ है। दूसरा, मैं एक बड़ी बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट हो, कश्मीर हो या नक्सल एरिया हो, तीनों जगह पे आंतरिक सुरक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आप डाटा उठा करके देख लीजिए, नक्सल एरिया का 50% से कम हो गया वायलेंस। कश्मीर का डाटा उठा के देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम मणिपुर को छोड़ दें तो लगभग 20% रह गया। तो ये दो बड़ी बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि असल में दिन रात का चेंज आया है, कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप सर कह रहे हैं कानून व्यवस्था में चेंज आया है, लेकिन अब्बास हैदर, आपकी पार्टी इस बात को स्वीकार करने को तैयारी नहीं कि कानून व्यवस्था में बदलाव आया है। अब तो उत्तर प्रदेश के लोग ही ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब विश्व स्तर पर बदली है। उत्तर प्रदेश अब एक नई तस्वीर के साथ उभरा है पिछले 7.5-8 सालों में, क्योंकि यहाँ अपराध खत्म हुए हैं, माफिया खत्म हुए हैं। देखिए, नारों में तो निश्चित रूप से हुआ है, नारों में तो बदलाव आया है, नारों में तो अपराध भी खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर सत्यता देखेंगे आप तो अपराध कहीं भी कम नहीं हुआ, बल्कि अपराध बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन एनकाउंटर की बात करते हैं, ये बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये बुलडोजर एक्शन, ये एनकाउंटर इन 9 रेपिस्टों के साथ क्यों नहीं होता, ये हाथरस वालों के साथ क्यों नहीं होता, सुबोध सिंह के हत्यारों के साथ क्यों नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। गोरखपुर में जो मनीष सिंह थे, जिनको जो पुलिस में के द्वारा जिनको मारा गया, उनके जो हत्यारे थे उनके ऊपर क्यों बुलडोजर एक्शन नहीं होता, क्यों उनका एनकाउंटर नहीं होता। मैं आप छोटा सा उदाहरण दूंगा कि गाजियाबाद की आप बात करें, जो अभी ताजा एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं 2022 के, अभी दिसंबर 2023 में 144% जो है वो हत्याएं बढ़ी हैं। सिर्फ एक जिले का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अगर आप महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें तो 2015 से 19 के बीच में एनसीआरबी की मैं बात कर रहा हूं, 66% महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। किस जीरो सर, तो फिर उसमें 2 साल आपकी भी सरकार रही है। प्रदेश की बात करते हैं 3700 से के आसपास, नहीं अमिका जी, 3700 के प्रति ऑन एन एवरेज उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में हत्याएं होती हैं। अगर आप औसतन देखें तो 10 हत्याएं प्रतिदिन, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। औसतन 8 रेप उत्तर प्रदेश में होते हैं प्रतिदिन। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उत्तर प्रदेश की। आप बात करते हैं एनकाउंटर एक्शन की, आप बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। सरकार ये भी करती है कि न्यायपालिका का काम भी खुद करना चाहती है। वो कहती है कि हम कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका भी हम ही है। वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर होती जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी, मणिपुर का उदाहरण देके, मणिपुर को छोड़ दीजिए, काजीरंगा पे वो खड़े होकर फोटो खिंचा सकते हैं, बगल में मणिपुर है, वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी। राकेश त्रिपाठी